सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ राजनीतिक दलों को फंड देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड दान देने वालों की गोपनीयता बनाए रखते हैं। वैसे तो राजनीति में काले धन को रोकने के मकसद से इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि बॉन्ड से राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। इसी बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि संविधान के मुताबिक मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। इस पूरी बहस को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी सवालों को पहले समझना होगा, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों और कैसे जारी किए जाते हैं, उन्हें कौन खरीद सकता है, इन चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों को धन का कितना हिस्सा मिलता है, क्या चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों की फंडिंग को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। मामले में आगे बढ़ें उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि ये चुनावी बॉन्ड होते क्या हैं और क्यों लाया गया था इनको। इलेक्टोरल बॉन्ड एक माध्यम है जिसके तहत राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है। जो लोग भी इस बॉन्ड के जरिए चंदा देते हैं उनकी डिटेल उपलब्ध नहीं कराई जाती, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले लोगों या संगठनों को आम जनता या जिन्हें दान मिलता है उन राजनीतिक दलों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होती। इसके तहत 1,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। जिन लोगों को भी पार्टियों को दान करना होता है वो ये बॉन्ड खरीदकर पॉलिटिकल पार्टीज को दान कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप दान दे रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। यह बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए ही वैध रहता है। 15 दिनों के दौरान इसका कैश में बदलना जरूरी है, नहीं तो पैसा प्रधानमंत्री कोष में चला जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को डिजिटली या चेक के माध्यम से खरीदा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड का सिस्टम साल 2017 में एक फाइनेंस बिल के माध्यम से पेश किया गया था और इसे साल 2018 में लागू कर दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत का कोई भी नागरिक खरीद सकता है। कोई पार्टी चुनाव बॉन्ड तभी प्राप्त कर सकती है जब वो रजिस्टर्ड हो चुनाव आयोग में और उसे पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल हुआ हो। इलेक्टोरल बॉन्ड से नगद लेन देन पर रोक लगाने की कोशिश बताया गया। इसमें दान देने वालों का नाम नहीं बताया जाता, जिससे किसी को पता नहीं चलता कि किसने पैसे दान किए हैं और किस पार्टी को दान किए हैं। 2018 में केंद्र सरकार ने इसे नगद दान के विकल्प के तौर पर पेश किया था। इसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने की पहल के तौर पर बताया गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के इस पूरे मामले को आपको समझाते हैं कि कैसे यह मामला कोर्ट में पहुंचा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जब लाया जा रहा था तब साल 2017 में ही इसको चुनौती भी दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक निर्देश दिया। निर्देश में कहा कि 30 मई 2019 तक एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन किया। याचिका में बताया गया कि किस तरह से चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार कर दिया। इस पर सुनवाई के दौरान पूर्व सीजेआई एसजे बोबड़े ने कहा था कि मामले की सुनवाई जनवरी 2020 में होगी। चुनाव आयोग की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए सुनवाई को फिर से स्थगित कर दिया गया। 2020 के बाद अब इस पर सुनवाई फिर से शुरू हुई। सुनवाई में अब तक क्या हुआ ये भी आपको बता देते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे को सार्वजनिक बनाने की मांग करने वाली याचिका पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने एक दलील में कहा कि संविधान ने नागरिकों को इस फंड्स का सोर्स जानने का मौलिक अधिकार नहीं दिया है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी डोमेन में न आए। आर वेंकट रमणी ने आगे कहा कि नागरिकों को यह अधिकार तो है कि वो उम्मीदवारों की क्रिमिनल हिस्ट्री जाने, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें पार्टियों की इनकम और पैसों के सोर्स जानने का भी अधिकार है।
याचिका दाखिल करने वाली संस्था एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक दलील दी। उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार की चुनावी फंडिंग भ्रष्टाचार को राजनीति में बढ़ावा देगी। कुछ कंपनियां उन पार्टियों में अज्ञात तरीकों से फंडिंग करेंगी जिन पार्टियों की सरकार से उन्हें फायदा होता है। इस मामले पर 4 जनहित याचिकाएं भी लंबित हैं। इनमें से एक याचिकाकर्ता ने मार्च में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि चुनावी बॉन्ड से पार्टियों को अब तक 12,000 करोड़ की फंडिंग हुई है और इसका 2/3 हिस्सा एक खास पार्टी को मिला है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई कि भाजपा को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 60% से अधिक धन बॉन्ड के जरिए प्राप्त हुआ, जबकि अन्य दलों को मामूली धनराशि ही चुनावी बॉन्ड के जरिए मिली। बीजेपी को कुल 9,191 करोड़ रुपयों में से 5,217 करोड़ रुपए मिले हैं जो चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले। तो वहीं कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए, तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपए मिले थे, एनसीपी को 63 करोड़, टीआरएस को 383 करोड़, टीडीपी को 112 करोड़, वहीं वाईएसआरसीपी को 330 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से हासिल हुए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की सुनवाई कर रही है। इसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के क्या फैसला देती है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।